हिंदी साहित्य के ट्री के इतिहास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व हमने इतिहास लेखन की परंपरा जो गार्थ दत्तासी लेख से लेकर के और हमने पढ़ी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा और नगेंद्र तक। साथ ही काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित 16 खंडों में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के लिए लिखा गया जो ग्रंथ है उसके बारे में भी हमने जाना आज, और फिर कुछ तथ्य पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न कई बार आता है, हिंदी साहित्य की कहानी, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है। अब तक हमने जिनको भी पढ़ा उनके न केवल ग्रंथों के नाम, किस उन्होंने शैली में यानी किस पद्धति में लिखा, कितने काल उन्होंने बताए, कितने कालों में उन्होंने विभाजन किया, लेकिन अब वे ग्रंथ जो इतने ज्यादा डिटेल से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन केवल उनका नाम और किसके द्वारा लिखा गया है ये। तो आइए आज हम कुछ इस तरह की क्लास जिसमें ये लिखा हुआ हो कि हिंदी साहित्य के जो अन्य इतिहास ग्रंथ है वो कौन से हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के नामों को यही याद करवा पाऊं, और ऐसा मेरा विश्वास है कि मैं 70% 80% तक आपको ये यही याद करवा दूं, फिर आगे आपका पुरुषार्थ है। तो हिंदी साहित्य के अन्य इतिहास ग्रंथों में नंबर 1 हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको हम पढ़ चुके हैं, नगेंद्र का भी और शुक्ल का भी है। नगेंद्र का एक हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास भी है और हिंदी साहित्य का इतिहास भी है। शुक्ल जिन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से पहले लिखा था और बाद में पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, क्या आपको नहीं लगता कि ग्रियर्सन का अनुवाद करते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य के इस इतिहास को जो ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया उसको प्रथम माना था। तो किशोरीलाल गुप्त जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, तो प्रथम नाम आते ही आपको क्या करना है, वो किशोरीलाल जिन्होंने ग्रियर्सन के ग्रंथ का अनुवाद किया था जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास तो 10 भागों में और नगेंद्र के द्वारा। ये 3 रचनाएं तो इस तरह से याद करनी है आपको। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नगेंद्र का, हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र और शुक्ल, और प्रथम इतिहास किशोरीलाल गुप्त। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत का मतलब होता है भूतकाल, ये संपूर्ण विश्व अतीत बनता जा रहा है। वर्तमान का हर क्षण अतीत है, अभी जो समय बीता वो अतीत बन गया। इस तरह से धीरे धीरे विश्व जो है वो अतीत बन रहा है। ऊपर वाली मैंने छोड़ दी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो पहला वैज्ञानिक आविष्कार वो ये हुआ था, आविष्कार तो क्या लेकिन एक वैज्ञानिक तरीके से जो सर्जन हुआ था वो था गणपति चंद्रगुप्त, जिनका मस्तक जो है वो हाथी का लगाया गया था। तो अतीत, ये विश्व अतीत बनेगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामालोचना 2 खंडों में भक्तिता की सिमट गए 5 कालों की हुबहू बातें शुक्ल की ही कह गए। तो राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो 1938 का है, ये भी हम पहले पढ़ चुके थे। तो इस तरह से अब तक हम 7 ग्रंथों को पढ़ चुके हैं, 7 रचनाओं को, जिसमें से एक तो ये महत्वपूर्ण है अतीत वाली जो आपको याद नहीं है, एक ये प्रथम किशोरीलाल वाली, बाकी आप सबको इससे पहले की क्लास में मिल जाएगी। हिंदी साहित्य का इतिहास, दर्शन, दर्शन वही कर सकता है जिसके लोचन हो, जिसकी आंखें हो, और आंखें भी कैसे होनी चाहिए, विशेष प्रकार की, वी उपसर्ग लगते ही वो शब्द बन गया विलोचन। तो नलिन विलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। तो दर्शन आते ही विलोचन। हिंदी साहित्य का आदिकाल, आदि तेरे नाम हजार, और ये तो हम वैसे भी 3 पढ़ चुके हैं। हजार का मतलब 1000 से शुरू किया था इन्होंने, 1000 ईस्वी से। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनकी 3 ग्रंथ आपको मैंने बताए थे। हजारी की भूमियादि का विकास अर्थात हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद। हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 का ग्रंथ है, ये 52 का ग्रंथ है, 1952 का, सॉरी 52। और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये 53 का है, बाकी आदिकाल 52 और भूमिका 1940। तो हिंदी साहित्य की भूमिका और आदिकाल दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये संभवतः ये तीसरा, ये देखो आप, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये 53 का।
तो इन हजारी की भूमि आदि का विकास में ये तीसरी रचना है हजारी प्रसाद की। मैंने आपको बताया था हिंदी भाषा का उद्भव, का आते ही उदय करना है। हिंदी भाषा का उदय नारायण तिवारी। जब तक हिंदी साहित्य उद्भव विकास हजारी प्रसाद, हिंदी भाषा का उदय नारायण तिवारी, ये करना है। वहां भाषा शब्द भी है, हिंदी भाषा का उद्भव विकास। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। अब भाई देखो, आधुनिक कौन कौन कितने आधुनिक है हमें नहीं पता, हमें नहीं ज्ञात, हमें नहीं ज्ञात। जिसको जाना न जा सके उसे क्या कहा जाता है? अज्ञेय। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास अज्ञेय का, आधुनिक नहीं पता अज्ञेय, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास अज्ञेय का। तो इस तरह से इन रचनाओं को याद करना है। आज केवल हम इन इतिहास ग्रंथों को याद कर लें तो बहुत बड़ी जीत जीत हो जाएगी। लेकिन अगर आधुनिक शब्द पहले आ गया, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो फिर आपको कृष्ण और शंकर ये लाना है पहले। देखो वापस देखें आप, ये तो है कि ये तो है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, तो अज्ञेय नहीं पता, बाद में है तो। लेकिन पहले अगर आधुनिक है तो इस आधुनिक समय में कृष्ण शंकर यही आपके सच्चे हितैषी होंगे, परम हितैषी होंगे, यही आपके लिए कृपालु होंगे। लेकिन अगर ये आ जाए आधुनिक साहित्य, छोटा सा नाम है तो छोटा सा नाम नंदू का, जो नंदू अपना दुलारा है उसका नाम है, छोटा सा नाम है आधुनिक साहित्य नंदुलारे। इतना सा बिल्कुल छोटा सा नाम नंदुलारे, बिल्कुल नंदू अपना दुलारा जो है। अब आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास यदि आ जाए, विकास, तो विकास कृष्ण लाल है। ऐसा कृष्ण जो अपना लाल भी हो, अगर आधुनिक के साथ विकास आ जाए। चार रचनाएं हैं, फिर से देखें। हिंदी साहित्य का आधुनिक नहीं पता अज्ञेय, आधुनिक पहले आ जाए तो कृष्ण और शंकर, और छोटा सा नाम आधुनिक साहित्य तो नंदू दुलारे, जो बिल्कुल दुलारा है अपना। लेकिन आधुनिक और विकास दोनों साथ आ जाए तो फिर कृष्ण लाल। अगर साथ आ जाए तो कृष्ण लाल, श्री कृष्ण लाल। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां उसी की अच्छी होती है जिसका नाम होता है, जिसका नाम उसकी प्रवृत्तियां, जिसका नाम उसकी प्रवृत्तियां, जिसका नाम उसकी प्रवृत्तियां, जिसका नाम उसकी प्रवृत्तियां, जिसका नाम उसकी प्रवृत्तियां। तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह। हिंदी साहित्य, फिर देखो छोटा सा नाम हिंदी साहित्य, ये पहले पढ़ चुके हैं। बहुत धैर्य रखने वाला व्यक्ति वो इतना छोटा सा नाम रख सकता है हिंदी साहित्य। और तीन ही कालों में इन्होंने विभाजन किया था, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तीन ही काल में। क्यों? क्योंकि बड़े धैर्य वाले व्यक्ति थे, धीर व्यक्ति थे, इसलिए नाम इनका धीरेन्द्र। इसलिए इन्होंने नाम भी छोटा सा रखा, हिंदी साहित्य। आगे बढ़ते हैं भाई। हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत। सिद्धांत वो व्यक्ति रख सकता है, सिद्धांत वो व्यक्ति रख सकता है जो भगवान शिव का कुमार हो, जो भगवान शिव के योग सिद्धांतों से जो भरा पूरा हो, जो परिचित हो, जो उनका अनुसरण करे, ऐसा व्यक्ति सिद्धांत रख सकता है। इसलिए शिव कुमार मिश्र हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ की विजय हो, विजयेंद्र स्नातक। और साथ में ये भी ध्यान रखें, राधा वल्लभ के संप्रदाय के सिद्धांत और साहित्य दोनों वही पढ़ सकता है, सिद्धांत और साहित्य, जो स्नातक हो, जिसने ग्रेजुएशन कर ली हो, ग्रेजुएट जो हो, तो विजयेंद्र स्नातक। राधा वल्लभ की जय हो। और सिद्धांत और साहित्य वो रख सकता है जो स्नातक हो। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। अभी वापस रिवाइज करेंगे। राजस्थानी, ज्यों ही राजस्थानी नाम आए, मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, सब जगह मोतीलाल मेनारिया, सब जगह मोतीलाल मेनारिया। देख लो, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। अरे इनमें से 60-70% भी याद होगी तो ऑप्शन में फंस जानी है कि राजस्थानी के मोतीलाल मेनारिया, तो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि राजस्थानी वाला है मोतीलाल मेनारिया। तो राजस्थानी मोती, ये तो आप
कि ये तो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जो प्रश्न पूछा है वो कुछ और ही पूछा है, राजस्थानी नहीं है, तो मोतीलाल मीनारिया तो उत्तर नहीं है। ऐसे करके मतलब काम हो जाता है। हिंदी काव्य धारा, धारा मतलब देखो इस तरह से धारा चलती है, चाहे पानी की हो किसी की भी हो। जैसे कोई सांकल सी बन गई हो, जैसे कोई सांकल हो, तो हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन, सांकल का मतलब सांकृत्यायन, इस तरह से सांकल। श्रृंखला जिसको बोलते हैं, तो श्रृंखला कहें, सांकल कहें या सांकृत्यायन कहें, तो हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन। राजस्थानी मोतीलाल में नारिया। एक बार फिर से देख लें, प्रवृत्तियां उसकी होती है जिसका नाम होता है। हिंदी साहित्य छोटा सा नाम धीरेन्द्र वर्मा, एक छोटा सा नाम और भी था, वो भी अभी देखते हैं। और हिंदी साहित्य के सिद्धांत शिव कुमार के और राधा वल्लभ की विजय, और सिद्धांत साहित्य के लिए स्नातक चाहिए। अगर आधुनिक पहले है तो कृष्ण शंकर, यदि आधुनिक बाद में है तो पता नहीं, अज्ञेय। और यदि आधुनिक साहित्य छोटा सा नाम है तो नंदुलरे, और आधुनिक हिंदी साहित्यकार साथ में विकास हो तो श्री कृष्ण लाल है। आगे बढ़ते हैं अपन कुछ नामों के साथ। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। संवेदना उस व्यक्ति में होती है, संवेदना उसमें जो साक्षात, जो साक्षात राम का स्वरूप हो, जो साक्षात राम का स्वरूप हो, उसे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। कविमाला ये तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं अपन, जब हमने हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत पढ़े थे। कविमाला कालिदास, कविमाला कवियों की माला में सबसे पहला मन का कालिदास, और कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी, ये इनके नाम से ही है, इसलिए कहीं कोई झंझट नहीं है। कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की कहानी। अब देखो साहित्य की भी कहानी, और कहानी सुनने के लिए कौन मचल गए? प्रभाकर माचवे। कहानी सुनने के लिए कौन मचल गए? प्रभाकर माचवे। एक इनकी कहानी भी है, खरगोश के सींग। खरगोश के सींग, आपको पता है खरगोश के सींगों के लिए कौन मचल गए? प्रभाकर माचवे मचल गए। तो मैं तो खरगोश के सींग लूंगा, तो खरगोश के सींग प्रभाकर माचवे। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवी। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, यह है फादरी एफ ई फो। ऐसे यार ये तो धुन में याद रह जाएगा, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर फादरी एफ ई फो। लेकिन स्केच आते ही, स्केच में आपको ऐड करना पड़ेगा कि मुझे स्केच, एक अखबार में इस तार देना पड़ेगा, एक अखबार में ऐड करना पड़ेगा, अखबार में ऐड करना पड़ेगा किस बात का? कि मुझे स्केच चाहिए। तो एडविन ग्रिब्स, ये ग्रिप्स पे इसमें छप गया, बाकी नाम है भाई ग्रिब्स, एडविन ग्रिब्स। तो अखबार में ऐड करना पड़ेगा, तो एडविन ग्रिब्स। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एफ ई हो। हिंदी के मुसलमान कवि, क्या बात है, मुसलमान कवि और गंगा, इससे ज्यादा समन्वय की विराट चेष्टा और क्या हो सकती है? नाम तो गंगा प्रसाद सिंह और लिखा मुसलमान कवि, तो हो गई ना गंगा जमुना तहजीब। तो हिंदी के मुसलमान कवि और लिखने वाले गंगा प्रसाद। जो वीर है ना उसके तो टीका लगा दो, टीका का मतलब तिलक। जो वीर है उसके टीका लगा दो भाई, उसके टीका लगा दो। तो हिंदी वीर का भी टीकम सिंह तोमर। भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, ये ऐसे याद रह जाएगा। और उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम खुद एक संत थे, तो उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास जो 1930 की लिखी है भाषा और साहित्य। केवल हिंदी साहित्य इसका है धीरेन्द्र वर्मा का, और भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, जिन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा के जो अध्यक्ष रहे थे। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य प्रभु, ऐसे याद रखना, चैतन्य संप्रदाय व उसका साहित्य प्रभु।
ये तो पहले पढ़ चुके हैं अपन। रीति काव्य की भूमिका नगेंद्र, नगेंद्र के 3 इस तरह के ग्रंथ थे, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और रीति काव्य की भूमिका। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, जिसमें हिंदी भाषा भी है, साहित्य भी है, विकास भी है, ये है भाई हरियोग का। हरियोग का पूरा क्या नाम है? हरियोग का पूरा नाम कमेंट करके जरूर बताना कि हरियोग का पूरा क्या नाम है। कमेंट क्या करना है, चलो यही बता देते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, फिर हरियोग। तो क्या ये नाम लंबा नहीं है क्या? हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, अगर ये नाम इतना लंबा है तो फिर हरियोग भी तो इतने लंबे हैं, ये नाम भी तो इतना लंबा है। तो जितना लंबा नाम ग्रंथ का उतना ही लंबा नाम इन ग्रंथकार का। आगे देखें भाई, ये तो हो गया पूरा, इतने ही थे बेचारे, एक बार वापस देख लें। देखो भाई, हिंदी साहित्य का सबसे पहले हमने यहाँ से देखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र और शुक्ल का है ही। हिंदी साहित्य का प्रथम नाम लेते हैं किशोरी लाल गुप्तर, और हिंदी साहित्य का वृहत नगेंद्र का है ही। इसके बाद में नंबर 4, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक परीक्षण गणपति चंद्र गुप्त ने किया था। और हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत नाम लेते विश्व अतीत बन गया। और आलोचना रामालोचना है ही। फिर 7वां ग्रंथ था कि दर्शन नाम लेते विलोचन, विशेष प्रकार के लोचन तो दर्शन होंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की आदि भूमि का विकास, क्या ये नहीं पढ़ा आपने? हजारी की भूमि आदि का विकास, भूमि आदि का विकास। अब इसमें हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव विकास, उद्भव और विकास, जिसमें से ये 40 का है, ये आदिकाल 52 का और ये 53 का है। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, जो आख्यान ग्रंथ 52 का है, हिंदी साहित्य की भूमिका 40 की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसके बाद में हिंदी साहित्य उद्भव व विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ही। और हिंदी भाषा का उदय, का आते उदय नारायण तिवारी, ये 11 नंबर पर। 12 नंबर पर हिंदी साहित्य का आधुनिक, बाद में आधुनिक आते हैं, हमें नहीं पता भाई। अज्ञेय, अज्ञेय का मतलब जिसको जाना न जा सके। और नंबर 13, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल। आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक अगर पहले आ गया तो कृष्ण और शंकर दोनों, लेकिन छोटा सा नाम है आधुनिक साहित्य, तो नंद दुलारे, हमारा नंदू जो दुलारा है। और यदि आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक और विकास दोनों आ गए तो कृष्णलाल, ये एक आपको याद रखना पड़ेगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, जिसमें आधुनिक और विकास दोनों शब्द है, कृष्णलाल। उसके बाद में प्रवृत्तियां उसकी होगी भाई जिसका नाम होगा, जिसका नाम उसकी प्रवृत्तियां अच्छी होती है, और जिसकी प्रवृत्तियां अच्छी होती है उसी का ही नाम होता है। हिंदी साहित्य छोटा सा नाम है, धीरेन्द्र वर्मा बड़े धैर्य के साथ रखा है इन्होंने। लेकिन अगर ये होता ना आधुनिक साहित्य, तो नंद दुलारे। आधुनिक में नंदू दुलारा, पहले दुलारे को कौन रखते थे अपनी गोदी में? बाप अपनी गोदी में बेटे को नहीं लेता था, लेकिन अब आधुनिक जमाना है इसलिए नंदू दुलारा। और हिंदी साहित्य बड़ा धैर्यवान व्यक्ति। हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत, तो सिद्धांत तो वो पढ़ सकता है जो शिव का कुमार हो, लेकिन अगर सिद्धांत तो साहित्य दोनों है तो फिर स्नातक होना चाहिए, उसके लिए कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए भाई। और राधा वल्लभ की विजय हो, इस तरह से भी किया जा सकता है। नंबर 21, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, जहां पर भी राजस्थानी नाम आए मोतीलाल मेनारिया करना है, चाहे वो पिंगल साहित्य, भाषा और साहित्य या साहित्य की रूपरेखा है। काव्य धारा, धारा जो है वो बनेगी तभी जब सांकल होगी, अर्थात श्रृंखला होगी। राहुल सांकृत्यायन। 25वां है संवेदना, जो साक्षात राम का स्वरूप होगा उसमें संवेदना का विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा, इसलिए राम स्वरूप चतुर्वेदी है। और कवियों की माला या कालिदास हजारा, दोनों कालिदास त्रिवेदी। कवियों की माला में जो सबसे ऊपर का मन का है वो कालिदास है। इस तरह से ये 27 रचना हुई। और 28वीं हिंदी साहित्य की कहानी के लिए मचल गए प्रभाकर माचवे, और 2 इंग्लिश की रचना है, जिसमें एक में स्केच है, वहां तो ऐड करना है, एडविन ग्रिप्स, और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एफ.ई. फोप। इसका अर्थ ये हुआ कि इनको याद किया जा सकता है, जहां मुसलमान की बात है वहां तो गंगा, गंगा यमुना तहजीब है भाई, हिंदी के मुसलमान कवि लिखने वाले गंगा प्रसाद।
जो वीर होता है उसके तो टीका लगाना पड़ेगा। तो हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर। और भाषा और साहित्य, इसको भाषा और साहित्य दोनों में तो काशी नागरी प्रचारणी सभा का बहुत योगदान था, इसके अध्यक्ष श्याम सुंदर दास। और उत्तर भारत संत, तो संत परशुराम और चैतन्य प्रभु। संत परशुराम और चैतन्य प्रभु। तो चैतन्य प्रभु दयाल मित्तल। और रीति काव्य की भूमिका ये हमने बहुत पहले पढ़ लिया, नगेंद्र। और हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, जितना लंबा नाम उतने लंबे नाम वाले इतिहासकार, और वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, शायद मैं 60-70% आपको या 75% 80% याद करवाने में सफल रहा हूँ। और बाकी के जो बच्चे हैं, उनको 2-3 बार पहली बार पढ़ा है आपने। अगर पहली बार आपने पढ़ा है और अगर आपको लगता है मुझे आधी तो याद हो गई, तो इसका अर्थ ये है कि आपको पूरी याद हो गई। फिर ऑप्शन भी आता है, ऑप्शन से काम हो जाता है। यद्यपि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि ऑप्शन की आवश्यकता नहीं हो। देखें आगे की क्लास में, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले हमने जो अब तक पढ़ा वो पढ़ा था, मात्र 1 मिनट की बात है। सबसे पहले हमने पढ़ा था भाई इतिहास लेखन की पद्धतियां। इतिहास लेखन की पद्धतियां पढ़ी थी। और उसके बाद में, ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाए, इतिहास लेखन की पद्धतियां। उसके बाद में हमने पढ़े थे इतिहास जानने के स्रोत। तो उसमें हमने ये पढ़े थे कि 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, आदि आदि। और उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि इतिहास लेखन की परंपरा। और ये इतिहास लेखन की जो परंपरा है, वो इतिहास लेखन की परंपरा कुछ यहाँ से शुरू हुई थी कि इतिहास लेखन की परंपरा में आपने पढ़ा था गारसा दत्तासी, फिर मौलवी करीमुद्दीन, फिर उसके बाद में शिव सिंह सेंगर, फिर आपने ग्रियर्सन पढ़ा था, फिर मिश्र बंधु पढ़ा था, फिर उसके बाद में शुक्ल, और फिर रामकुमार वर्मा, फिर आपने गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और उसके बाद में नगेंद्र और काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। ये पढ़ने के बाद में आपने जो पढ़ा था वो अब, अच्छा बीच में एक स्मरणीय तथ्य पढ़े थे, और ये स्मरणीय तथ्य अगर पढ़ करके और उसके बाद में आज हमने पढ़े हैं इतिहास के अन्य ग्रंथ। इतिहास के अन्य ग्रंथ, इनमें से यदि कोई भी क्लास अगर आपकी छूटी हुई है तो आप उसको देख लें। आपको पता होना चाहिए कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। आपको पता हो तो आपके टॉपिक है हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा, काल विभाजन, नामकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका मतलब ये है कि आप हिंदी इतिहास लेखन पढ़ चुके हैं, और काल विभाजन और नामकरण जो है वो अब आपको आगे पढ़ना है। जैसे ये आदिकाल, और आदिकाल में अपन जब भी शुरू करेंगे, आज केवल इतनी सी बात करके और फिर आगे बढ़ेंगे। मेरा प्रयास ये रहता है और मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी क्लास जो है वो 30 मिनट से 45 मिनट अधिकतम, इससे ऊपर नहीं हो। ये एक आइडियल क्लास होनी चाहिए। 1 घंटे की क्लास अधिक होती है। अगर किसी को लगता है कि आधे घंटे 35 मिनट की क्लास जो है वो कम है, तो फिर 2 वीडियो एक साथ देख लें, यानी 2 क्लास एक साथ देख लें। वो पहले ये देख लें, बाद में ये देख लें, होगी उसके 1 घंटे की क्लास। बाकी 35 मिनट 40 मिनट, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखें। जब लिखवाते हैं तो लिखने में बहुत समय जाता है, या मैं सीधा मैटर सामने आता है। आदिकाल जिसको हमने बहुत पहले पढ़ लिया कि शुक्ल के अनुसार 1050 से 1375, लेकिन ये है क्या, ये संवत है। अगर इसमें पूछ लिया जाए तो इसमें से आपको -57 करने हैं, और इस तरह से आपको जो ज्ञात होगा समय वो 993 ईस्वी होगा। इसलिए ये संवत है और ये 993 ईस्वी। ईस्वी में पूछ लिया जाए तो 57 माइनस करना है, अन्यथा 1050 से 1375 तक, जो कि 1318 ईस्वी होगी। विक्रम संवत 1050 से 1375 तक शुक्ल ऐसा मानते हैं, जबकि नगेंद्र मानते हैं 7वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य। लेकिन आपसे जब भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि आदिकाल का समय क्या, तो ये पूरे साहित्य में पढ़ते समय आपको लगेगा कि कोई बात शुक्ल की मानी जा रही है तो कोई नगेंद्र की मानी जा रही है, कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो कोई जो अन्य विद्वान मानते हैं उनकी। अधिकांश बातें शुक्ल की मानी जाती है, बात सही है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। एक ट्रैक्टर वाला
जिसको हमने ये कह दिया कि भाई आप जो है वो एक पत्थर की एक ट्रॉली भर करके लाएंगे, मैं आपको 900 रुपये दूंगा। वो कह रहा जी नहीं, 900 तो नहीं, आप कुछ और बढ़ाओ। तो हमने कहा 950, नहीं, बढ़ा करके पूरे 1000 कर दो, बराबर एक राउंड फिगर में हो जाए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव है। जहां पर भी इस तरह का सेंटेंस हो, जहां बढ़ाव वाला सेंटेंस हो, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आदिकाल भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव है। हिंदी का प्रारंभिक रूप अवहट्ट है। हट कौन करते हैं? भोला शंकर करते हैं। भगवान भोला जो हट करके बैठ गए, भगवान भोला शंकर अवहट्ट, तो ये हट करके बैठ गए। इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है भाई? वीर गाथात्मक, वीरतापूर्ण रचनाएं लिखी गई, इसीलिए शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा था। ये बात अलग है कि उनके इस नाम को सभी के अनुसार ये मतलब मान्य नहीं किया गया, परंतु इसकी प्रधान प्रवृत्ति जो है वो वीरगाथात्मक रही है। किसकी? इस काल की। आगे देखें, अपभ्रंशी प्राकृताभास है, क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं कि संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, और उसके बाद में हिंदी भाषा बनी थी। तो अपभ्रंश जो है वो किसका आभास देती है? प्राकृताभास की, क्योंकि कोई भाषा अचानक से लुप्त नहीं होती, वो पूरी तरह से लुप्त नहीं होती है। संस्कृत आज भी पूरी तरह से लुप्त कहाँ है? तो ये जो है अपभ्रंशी प्राकृताभास है, ऐसा कहा था शुक्ल ने। उत्तर अपभ्रंशी पुरानी हिंदी है। ये पुरानी जो बात है ना, देखो करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, इधर जो जिसको ईडुनी बोलते हैं राजस्थान में, जो ऊपर ये रख करके ऊपर मटका रखा जाता है, उसको बोलते हैं भाई गुलेंडी। ये बात बहुत पुरानी हो गई वैसे, क्योंकि अब उसका जमाना नहीं रहा। इसका गुलेंडी का। तो उत्तर अपभ्रंशी पुरानी हिंदी है। पुरानी वाली बात आते ही क्या करना है आपको? गुलेंडी अर्थात गुलेरी। जिनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा, जिन्होंने ये कहा था उत्तर अपभ्रंशी पुरानी हिंदी है। अपभ्रंश को देश भाषा, विद्यापति ने कहा देश भाषा, देसिल बहिना सब जन मिठा, ये विद्यापति ने कहा था। देश भाषा सभी को मीठी लगती है, तो अपभ्रंश को देश भाषा विद्यापति ने कहा। भले ही कितनी विद्या प्राप्त कर लो, लेकिन अपनी खुद की जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा का मतलब जो माँ से सीखी, मातृभाषा का अर्थ यहाँ केवल आप हिंदी से न लगाए। मातृभाषा का मतलब जैसे मैं राजस्थान का हूँ तो राजस्थानी मेरी मातृभाषा है। तो देसल बहिना सब जन मिठा, ये भी विद्यापति ने, तो कितनी विद्या ग्रहण कर लो, देश भाषा सभी को अच्छी लगती है। तो ये बात भी विद्यापति ने कही। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग का, हजारों तरह के विरोध है। कोई कह रहा है ये कवि पहला, कोई कह रहा है ये पहला कवि है, कोई कह रहा है ये पहली रचना है, नहीं मैं इसको पहली रचना मानता हूँ, इस काल का नाम पहला ये रखना चाहिए, आदिकाल रखना चाहिए। कोई कह रहा है वीर गाथा, कोई कह रहा है कुछ, कोई कुछ, कोई अपभ्रंश काल कह रहा है, कोई पुरानी हिंदी काल नाम बता रहा है, कोई अंधकार काल बता रहा है। तो हजारों तरह के नाम, हजारों तरह के विरोध, हजारों तरह के कवियों के नाम। ऐसा किन्होंने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जिन्होंने अत्यधिक विरोधों व्याघातों का युग का आदिकाल को। हट करने वाले कौन है भाई? भोला, भोला शंकर। अब ये इस तरह की एक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो गई है, और वैसे भी आज की क्लास जो है वो अब इतना ही रख पाएंगे। अगली क्लास में हम फिर से जो है एक आदिकाल, नामकरण, प्रथम कवि, काल विभाजन, किन किन काल विभाजन हम पढ़ चुके हैं, प्रथम कवि, और आदिकाल के किस किस ने क्या क्या नाम रखे, पहला कवि कौन है, पहली रचना किसे मानी जाती है, पहली गद्य रचना कौन सी है, इस तरह के कुछ बातों, कुछ तथ्य को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शुभकामनाओं सहित एक बार पुनः आप सबका आभार। और जैसा आपको बताया था, आप जितना अपने साथियों को शेयर करेंगे, जितना अपने साथियों को प्रेरित करेंगे, उतना ही मेरे लिए ऊर्जा का वो काम होगा, वो प्रोत्साहन का काम होगा। धन्यवाद।